हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सारथी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। पटना हाई कोर्ट की ओर से असिस्टेंट पोस्ट के लिए एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है आपके लिए। और ये ग्रुप सी की पोस्ट है, जो कि एएसओ पोस्ट ग्रुप बी की जो होती है उससे बहुत अलग ये है। मैंने पिछले वीडियो में चूँकि आपको बताया था कि एएसओ की पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है और ये ग्रुप सी की पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की जो भी बारीक डिटेल्स है और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है इस वैकेंसी से रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें, कंप्लीट वीडियो देखें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें ताकि उनको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तारीख बता देता हूँ, जो कि आज 28 जुलाई है और आज से ही ये फॉर्म अप्लाई होगा, ऑनलाइन मोड में अप्लाई किया जाएगा। और ये जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, लास्ट डेट ये 27/8/2026 है, यानी कि अभी काफ़ी समय है, करीब करीब एक महीना आपके पास समय है फॉर्म भरने का। बट फॉर्म भरने में आप ज़्यादा विलम्ब ना करें क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा वो बिजी हो जाता है। तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर लें। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन नहीं किया गया है। टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि आप लेके चलिए जो पिछली एएसओ की वैकेंसी आई थी और उसमें करीब करीब 3 महीने का समय दिया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने और एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने के बीच में करीब करीब 3 माह का समय था। तो आप लेके चलिए कि आपको अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ जो भी बेसिक डिटेल्स है वो। जो टोटल नंबर पोस्ट है वो 68 पोस्ट की वैकेंसी है, टोटल 68 पोस्ट और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये असिस्टेंट पोस्ट और एएसओ जो पोस्ट है वो दोनों एक ही है। ये एक्स कैडर असिस्टेंट पोस्ट है। इसमें 68 वैकेंसी लेवल 4 की है। मैं आपको ये बता दूं कि लेवल 4 की जो वैकेंसी है तो आपको अप्रॉक्स 45,000 प्लस, यानी कि अप्रॉक्स 50,000 प्लस सैलरी आपकी बनेगी पटना में। इसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी शो किया गया है, जो कि हर वैकेंसी में होती ही है। और ये सबसे ज़्यादा सीट इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के है 29। और उसी तरह ये आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है जिसमें ओरिजेंटल वैकेंसी यानी कि महिला के लिए इस 68 सीट्स में से 23 सीट तो महिलाओं के लिए रिजर्व है और जो बाकी सीट्स बचे उसमें से 3 सीट्स ये लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। और ये टेंटेटिव वैकेंसी है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसमें कुछ और सीट ऐड कर दिया जाए या फिर हो सकता है तो कुछ और सीट कमा दिया जाए। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट और क्रूशल इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो बता दूंगा कि आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो फॉर्म अप्लाई करते समय और बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसमें एज लिमिट जो फिक्स किया गया है 18 साल मिनिमम एज फिक्स किया गया है और वो कब से काउंट होगा तो 1 जनवरी 2026 से, यानी कि अपर एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि 1/1/2026 तक आप ग्रेजुएट हों इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक इंस्टीट्यूशन। और साथ में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, यानी कि आपके पास 6 महीने वाला जो डीसीए कोर्स होता है ये होगा, पब्लिक एडीसीए। मिनिमम ये डीसीए है कि आपके पास कम से कम 6 महीने वाला जो डीसीए होता है वो हो, या फिर एडीसीए जो साल भर का होता है वो हो। और ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, दोनों जो डिग्री है वो। एससी एसटी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि डोमिसाइल ऑब्लिक परमानेंट सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है। जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एनसीएल मैंडेटरी है और डोमिसाइल उनके लिए भी मैंडेटरी है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के उपयोग हेतु होना चाहिए कि बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ हेतु होना चाहिए। आप अप्लाई करते समय देखते होंगे कि भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों लिखा हुआ रहता है। रिजर्वेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये भी है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, चूज करते हैं, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट एंड ए सर्टिफिकेट और डोमिसाइल एंड परमानेंट रेसिडेंस। ईडब्ल्यूएस की वुमेन कैंडिडेट जो है वो फॉर्म अप्लाई करते वक्त ये चीज़ अवश्य देख लें कि उनका जो इनकम एंड एसर्ट सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू है और जो डोमिसाइल एंड परमानेंट ऑब्लिक परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू है। और वो अभी देख ले, बाद का इंतजार ना करें क्योंकि अभी आप बनवा सकते हैं,
बट जब आप फॉर्म अप्लाई लेट से करेंगे तो ये चीज़ आपको अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसमें जो डेट दिया हुआ है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो कब का होना चाहिए, तो ये लास्ट डेट जो होता है 27 आप इससे पहले बनवा लें। कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस या डोमिसाइल, इसका जो डेट है आप जब बनवाएंगे तो इसमें रेवेन्यू ऑफिसर का जो डेट मेंशन किया हुआ रहता है उनके साइन के नीचे वही डेट वैलिड माना जाएगा। और कोशिश करें कि आप लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाई करने का है उससे पहले सारे सर्टिफिकेट बनवा लें अगर आपके पास नहीं हो तो। ये मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम का। रिटन टेस्ट, सीपीटी और इंटरव्यू, ये 3 टेस्ट होंगे। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज ऑन द हायर साइड देयर शैल बी अ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग एट द रिटन टेस्ट। यानी कि कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है। टोटल 68 सीट्स हैं, तो अगर ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं तो आपका एक अलग से प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद रिटन टेस्ट, सीपीटी और इंटरव्यू। तो जस्ट लाइक एएसओ जैसा हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि प्रिलिमिनरी टेस्ट होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि फॉर्म बहुत अप्लाई होने वाले हैं। और फाइनल मेरिट लिस्ट की जहाँ तक बात है तो फाइनल मेरिट लिस्ट रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू बस इन्हीं दोनों में होगा। बाकी जो होंगे क्वालिफाई नेचर के होंगे। लेकिन क्वालिफाई होने का एक ये नुकसान है कि इसका कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि पिछला जो एएसओ का एग्ज़ाम हुआ था जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसमें क्वालिफाइंग जो है प्री का अप्रॉक्स 80% गया था और ओबीसी का 78 के आसपास था। तो प्री एग्ज़ाम का क्वालिफाई मार्क्स जो होता है वो ज़्यादा टफ होता है। इस एग्ज़ाम में मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स वो भी मेंशन किया गया है। 40% प्री अगर कंडक्ट किया जाता है तो, और रिटन टेस्ट में 40%, सीपीटी में 40% और इंटरव्यू में 30%। और एग्ज़ाम सिलेबस मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले आप फ़ी स्ट्रक्चर देख लीजिए कि जो भी अनरिजर्व्ड बीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस उनके लिए 1500 फ़ी है या काफ़ी फ़ी माना जा सकता है। और एससी एसटी लोकोमोटर डिसेबल्ड इनके लिए 750 फ़ी है। ये फ़ी थोड़ा ज़्यादा है बट ये डिसीजन ऑनरेबल कोर्ट का है तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। आरटीआई से रिलेटेड इसमें एक पैराग्राफ ऐड किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, वहाँ से लेके 365 दिन तक अप टू 365 डेज आपका इन्फॉर्मेशन जो भी लेना है आरटीआई के माध्यम से वो ले सकते हैं। उसके बाद डेटा इरेज कर दिया जाएगा या फिर वो कॉन्फिडेंशियल जो कस्टडियन है उनके पास चला जाता है। तो आप अगर कोई भी डेटा लेना चाहते हैं आरटीआई के थ्रू तो फाइनल रिजल्ट के 365 दिन के अंदर ले लें, अदरवाइज आपको आरटीआई डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिलेबस की क्या पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन कितना होगा, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। अगर फॉर्म अप्लाई ज़्यादा होता है, ऊपर में लिखा हुआ था जो मैंने आपको दिखाया था कि अगर ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी देना होगा। यानी जो एमसीक्यू होगा, प्रीलिमिनरी या स्क्रीनिंग टेस्ट कह सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें टोटल 3 पेपर दिए हुए हैं। इसमें 2 पेपर है लेकिन कुल मिला के 3 पेपर ही है। ये जनरल इंग्लिश से पेपर हो गया और रीजनिंग मैथ को एक साथ कर दिया गया है। और ये के जीएस पेपर जिसमें करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात कर ले तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश का, और रीजनिंग और मैथ है 20 क्वेश्चन, और जीएस यानी कि करंट अफेयर्स और जो जनरल नॉलेज होता है उससे 10 क्वेश्चन होंगे। और मार्क्स जो है एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और 1 घंटा का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 20-20 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट के और जनरल अवेयर्स के 10 क्वेश्चन, और कुल मिला के 50 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया हुआ है वो 20 मार्क्स है और ड्यूरेशन 60 मिनट है। रिटन टेस्ट भी एमसीक्यू बेस्ड होगा और इसमें 5 पेपर होंगे। इंग्लिश का, रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और कंप्यूटर अवेयरनेस। सेम यही एएसओ की पोस्ट की जो एग्ज़ाम हुई थी, सेम यही सिलेबस थी। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, और मिनिमम जो होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स वो 40 है। ड्यूरेशन 90 मिनट, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 1.5 आवर्स। इसमें सीपीटी होगा। सीपीटी टोटल ये 50 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी 50 है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है मिनिमम वो 20 है। ड्यूरेशन आधा घंटा का ड्यूरेशन है और 10 नंबर का इंटरव्यू है।
और जो कि मिनिमम 3 नंबर लाना है आपको। अगर आपको मेरिट में नाम लाना है 3 से कम आएगा तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये सब चीज़ क्लियरली मेंशन किया गया है। तो इस जो भी ये सब बातें हैं इनका ध्यान आप अवश्य रखें एग्ज़ाम से पहले ही। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी में यह है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में 1/4 है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स कट होंगे। जहाँ तक मेरिट लिस्ट की बात है तो प्री टेस्ट अगर लिया जाता है, प्रीलिमिनरी या स्क्रीन टेस्ट, तो उसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू यही दोनों का मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। तो आप जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होंगे अगर होंगे तो आप उसमें कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम मार्क्स करें, क्योंकि उसका कोई फिक्स्ड नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि बहुत कम सीट है, 68 सीट है। और फॉर्म मिनिमम 2 लाख से ऊपर 3 लाख के करीब फॉर्म अप्लाई होंगे, करीब करीब 2 लाख से फॉर्म कम अप्लाई नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो कंपटीशन है वो टफ रहने वाला है। अगर स्क्रीन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है या प्रीलिमिनरी ऑब्लिक स्क्रीन टेस्ट अगर लिया जाता है तो इसमें 3 पेपर है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। ये 3 पेपर होंगे। तो इसका आप देख सकते हैं सिलेबस दिया हुआ है। इसको आप क्या करें कि इसका पीडीएफ प्रिंट कर लें और इस सिलेबस का जो एग्जैक्ट वर्ड है जो भी लिखा हुआ वो आप पार्ट बाय पार्ट पढ़ें। इससे ज़्यादा बेहतर आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे टफ कंपटीशन में। क्योंकि जो एएसओ वगैरह का एग्ज़ाम था या फिर अभी हाल फिलहाल में कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया था। इस हिसाब से अगर आप तैयारी करें, पिछले एग्ज़ाम का रिव्यू देखें, जो कि मैं अपने वीडियो में अपकमिंग जो भी मेरा वीडियो आएगा उसमें आपको एनालिसिस कराऊंगा। तो इस हिसाब से अपने आप को तैयार करके जाएं कि वहाँ पे आपको कोई हेजिटेशन, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी ना हो और बहुत ही स्मूथ वे में इजी तरीक़ा से आप क्वालिफाई कर लें हर स्टेज को, एग्ज़ाम के जो भी स्टेज हैं। अगर ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं तो फिर स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद 10 गुना कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 700 के आसपास लेके चलिए कि रिजल्ट रिटन टेस्ट के लिए आएगा। इसमें जो सीपीटी कंडक्ट किया जाएगा इसका 3 मॉड्यूल है। एक जो सबसे आसान मॉड्यूल है वो आपका इंटरनेट प्रोफिशिएंसी है। तो जो भी कैंडिडेट रेगुलर लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें उनको बेसिक जानकारी उनको स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। और एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा इसमें, एज वेल एज एमएस वर्ड का टेस्ट होगा कि आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा, प्रिंट आउट फॉर्मेट रहेगा कि आप एग्जैक्ट वो फॉर्मेट आपको अपने सिस्टम में बनाइए। इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है, इतना मार्जिन लेना है, उप मार्जिन लेफ्ट साइड और राइट साइड, अपर साइड और लोअर साइड, हेडर फुटर डालना है, इतना फॉन्ट साइज होना चाहिए, हेडर जो बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए इसमें, ये डिटेल्स भरी होनी चाहिए। इसी तरह की फॉर्मेट रहती है जनरली हर सीपीटी में। और टाइपिंग टेस्ट का लेके चलिए कि आप 30 के आसपास एक स्पीड होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट का स्पीड इसमें दिया हुआ है नहीं, वो बाद में आपको जब टाइपिंग टेस्ट का जब आएगा एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम नोटिस तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। तो उसमें टाइपिंग स्पीड लिखा हुआ रहता है कि इतने के स्पीड से किस फॉन्ट पे करनी है, ये सब लिखा हुआ रहता है। एमएस एक्सेल उतना टफ नहीं है, आप एक सप्ताह 10 दिन भी काम कर ले तो बेसिक जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे और ये क्वालिफाई है। इसमें इसका मेरिट में नाम नहीं है, मेरिट में इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, तो इसके लिए उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इससे करीब करीब 1 महीना पहले आपको रेडी होना पड़ेगा। आगे जो लास्ट प्रोसेस है वो इंटरव्यू का प्रोसेस, इसमें 3 गुना कैंडिडेट्स, और ये जनरली हर इंटरव्यू होता है कि 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। ये ऑनरेबल कोर्ट के कैंपस में ही कंडक्ट किया जाता है इंटरव्यू, जो कि सबसे लास्ट स्टेज है और ये 10 मार्क्स का होता है। इसमें क्वालिफाई 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, यानी कि 30% मार्क्स जो होते हैं इंटरव्यू में लाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये मैंडेटरी है। अगर आप मिनिमम 3 नंबर 10 में से अगर मिनिमम 3 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका रिटन टेस्ट में कितना भी नंबर हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा। इंटरव्यू के लिए आपको विशेष क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो दिनचर्या है उसमें अपने आप को ढाल लेंगे कि जब मैं जाऊँ इंटरव्यू बोर्ड के सामने तो मेरा अपीयरेंस जो है, मेरा रिस्पॉन्स कैसा रहा, ये सबसे मेन मायने रखता है। और ड्रेसिंग कोड कि आप जो ड्रेसिंग कोड है आपका, आप कौन से ड्रेस पहने हुए हैं वो वेल
मेंटेन है कि नहीं है, क्लीन है कि नहीं है, ये सब भी बहुत मायने रखता है। आपका बोलने का क्या तरीका है, आपका एंट्री कैसा है, आपका एग्जिट कैसा है, आप वेलकम कैसे करते हैं, उनका ग्रीट अभिवादन कैसे करते हैं जो बोर्ड में बैठे हुए मेंबर होते हैं उनके। तो इन सब बातों का आप खास ख्याल रखें। और लास्ट में यही बता देना चाह रहा हूँ कि इसमें कन्फ्यूज आप ना हो कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि कितना फॉर्म अप्लाई होता है। टोटल फॉर्म अगर ज़्यादा अप्लाई होता है तो फिर आपका कुल मिला के 4 स्टेज का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर फॉर्म कम अप्लाई होते हैं तो फिर 3 स्टेज में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी बेसिक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको बता दिया। आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये चेक कर लें कि आपका एनसीएल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस ये सर्टिफिकेट वगैरह या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो अप्लीकेबल है जिनके लिए, उनके पास है कि नहीं और किस डेट का है, किस डेट का इशू किया गया है, ये ज़रूर देख लें। और जो फीमेल कैंडिडेट है वो देख लें कि उनका जो सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, वो कहाँ से बना हुआ है, उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बना हुआ है, ये ज़रूर चेक कर लें। अगर ये सारी सर्टिफिकेट इस वैकेंसी के अनुरूप नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर लें, आपको 10 से 12 दिन में सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाएंगे और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले अपडेट के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आपकी जो भी तैयारी चल रही है वो अच्छे से चले, सुचारू रूप से चले, इसमें कोई रुकावट ना हो, और आप अपने आप को अपडेट करते रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट रहूँगा वो आपको मैं देता रहूँगा इस अपने चैनल के माध्यम से। मेरा ये वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स सभी का।